अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज से हम खुरमी एंड गुप्ता के सर्वेइंग के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आज के फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है जी दी प्लेन सर्वेइंग। इन प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वे क्या होता है जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अगर हमारे पास हम जो सर्वे करते हैं उसमें हम जमीन की गोलाई को कंसीडर नहीं करते, जमीन को हम प्लेन कंसीडर करते हैं तो उसको प्लेन सर्वेइंग कहा जाएगा। ठीक है, अब प्लेन सर्वे में ऑप्शन ए क्या है जी, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि वो कंसीडर की जाती है कर्वेचर ऑफ अर्थ। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी है जी कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यस, कि हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते जबकि जमीन को हम प्लेन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी दी सर्वेज एक्सटेंड ओवर स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया पे एक्सटेंड होता है, ऑप्शन सी बी करेक्ट है। इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं तो ये है जी प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या है जी, दी सर्वेज इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, इज नोन एज प्लेन सर्वे। आगे है जी दी सर्वेज एक्सटेंड ओवर स्मॉल एरिया। तो इस तरह ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट कंसीडर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे में द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। तो बिल्कुल सही है कि हम जियोडेटिक सर्वे में अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एग्री। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास प्लेन सर्वे है तो उसमें हम कंसीडर को उसमें हम लैंड को प्लेन कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जियोडेटिक हम सर्वे कर रहे हैं तो जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ को ऐसे कर्वेचर कंसीडर करते हैं। ठीक है, कर्व में है तो कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं और प्लेन सर्वे में हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द कर्वेचर, नंबर 3 क्वेश्चन, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द लिमिट ऑफ सर्वे इज। ठीक है, कर्वेचर ऑफ अर्थ यानी कि अगर कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसीडर करते हैं जब हमने जो सर्वे करना है, सर्वे अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया पे हमने सर्वे करना है तो फिर हर सूरत हमें ज़मीन की कर्व को यानी कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा सर्वे 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तो अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जियोडेटिक सर्वे होगा। लेकिन अगर सर्वे ऐसा जिसका एरिया 250 से कम होगा तो वो प्लेन सर्वे होगा। इसमें देखते हैं जी ये द एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर, तो इस सूरत में क्या होगा जी, ट्रीटेड एज प्लेन। ठीक है, लेकिन जबकि अगर हमारे पास जियोडेटिक सर्वे की बात करें तो जियोडेटिक सर्वे में एरिया जो होगा, लार्ज एरिया मोर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर, तो 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जब एरिया हमारे पास होगा तो हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ को हर सूरत कंसीडर करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है जी दी डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द आर्क एंड द सबटेंडेड कॉर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज ओनली। मतलब कि अगर आपकी जो लेंथ है, आप लेंथ आप मेजर करते हैं तो लेंथ हमारे पास अगर 18.2 किलोमीटर है तो 18.2 किलोमीटर पे अगर ये हमारी कर्वेचर है और ये हम हमें प्लेन कंसीडर करते हैं तो 18.2 किलोमीटर के बाद कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो
क्योंकि अगर हम ये कंसीडर करते हैं कर्वेचर और ये इसको प्लेन कंसीडर करते हैं, तो ये आपने याद रखना है जी 182 किलोमीटर के बाद 1 मीटर का डिफरेंस आता है। ठीक है, 1 मीटर का डिफरेंस आएगा कब? 182 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर हम सर्वे करते हैं तो 1 मीटर का डिफरेंस आएगा। तो क्वेश्चन है जी, अगर हमारे पास डिस्टेंस है 18.2, तो 18.2 अगर डिस्टेंस है तो उस सूरत में अगर हमारे पास 182 से 1 मीटर का डिफरेंस आ रहा था, 1 मीटर का, तो 18.2 से क्या आएगा जी? 0.2 है ना, तो इसको भी पॉइंट इधर कर लेंगे, ये 0.1 मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो इसमें जी ये है जी, इसमें अगर हमारे पास हमने सर्वे किया, उसमें कितना जी? 0.1 मीटर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 18.2। अगर 18.2 डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो उसमें डिफरेंस कितना आएगा जी? 0.1 मीटर का। ठीक है, अब 0.1 मीटर जो है, मैंने आपको बताया जी 182 किलोमीटर के बाद क्या होगा? 1 मीटर का जो है वो डिफरेंस है, और 18.2 के लिए क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर हो जाएगा। अब ये 0.1 मीटर है। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, तो सेंटीमीटर में हम किस तरह कह सकते हैं? सेंटीमीटर में मतलब कि 1 मीटर का ये 10वां हिस्सा है। ठीक है, तो 1 मीटर मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं जी? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर में कितने होंगे जी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18.2 की बात करें तो 18.2 किलोमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर का फर्क आएगा। ठीक है, अगर इस 10 सेंटीमीटर के आप मिलीमीटर निकालेंगे तो वो 100 मिलीमीटर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा? बुक में जी ऑप्शन ए को जो है वो कंसिडर किया गया है करेक्ट, लेकिन जबकि जबकि ये ऑप्शन ए जो है ये 10 mm है। 10 mm वाला करेक्ट नहीं होगा। अगर 10 सेंटीमीटर होता ये तो ये ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, जबकि अगर मिलीमीटर्स में ही आप लेंगे तो वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 100 mm। ठीक है, क्यों वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 182 होता, 182 किलोमीटर के बाद 1 मीटर का डिफरेंस है, और 18.2 मीटर के बाद किलोमीटर के बाद डिफरेंस जो बनता है वो 10 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, तो ये जी पास्ट पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ angles of the spherical triangle on the earth surface and the angle of the corresponding plane triangle for every 195.5 kilometer square of area is only। ठीक है, अब एंगल्स की बात की जा रही है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स की बात की जा रही है। अगर हम स्फीरिकल ट्राइंगल लेते हैं, मतलब कि हम उसमें कर्वेचर को कंसीडर करके स्फीरिकल ट्राइंगल लेते हैं, तो स्फीरिकल ट्राइंगल लें या फिर जमीन को प्लेन कंसीडर करके प्लेन ट्राइंगल लें, तो उनके अगर हमारे पास एरिया 195.5 किलोमीटर है, तो उस सूरत में जो डिफरेंस आएगा एंगल, सम ऑफ एंगल्स में, वो जस्ट 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा। डिटेल में ये चेक कर लें जी। ये देखें हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 सेकंड फॉर एवरी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। ठीक है, इतना एरिया होगा तो एंगल्स में कितना डिफरेंस आएगा? 1 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स सच एज वैली, रिवर, लेक एंड एक्सेट्रा, द सर्वेइंग प्रेफर्ड इज। क्वेश्चन ये है कि अगर हमने नेचुरल फीचर्स फाइंड करते हैं, नेचुरल फीचर्स में क्या आता है? नेचुरल फीचर्स के अगर हमने किसी एरिया का सर्वे करना है तो उस एरिया के नेचुरल फीचर्स सारे हमें आए,
मतलब उसमें कौन सा एरिया कहाँ पे जो है वो रिज बनी हुई है, कहाँ पे वैली है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे लेक है, मतलब कौन सा एरिया हाइट है, किस किस एरिया का जो लो लेवल है, मतलब इसमें हम कंटोरिंग करते हैं। कंटोरिंग से पूरे एरिया की कंटोरिंग करते हैं। तो कंटोरिंग से हमें क्या फाइंड होता है कि कौन सा एरिया हाइट पे है और किस एरिया का लेवल जो है मीन सी लेवल, अकॉर्डिंग टू मीन सी लेवल वो कम है और किसका ज़्यादा है। ठीक है, नेचुरल स्लोप किस तरफ है, पानी किस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कंटोरिंग करेंगे। ठीक है, कंटोरिंग से क्या होगा, नेचुरल फीचर्स हम फाइंड कर लेंगे। तो कंटोरिंग करके नेचुरल फीचर्स फाइंड करने के सर्वे को हम क्या कहते हैं जी, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, अब इसकी अगर डिटेल में जाते हैं तो ये चेक करें जी, टोपोग्राफिकल सर्वे कौन सा होगा जी, द सर्वे इज कैरिड आउट फॉर डिटरमाइनिंग द नेचुरल फीचर्स। तो अगर नेचुरल फीचर्स की बात करें तो उसके लिए हम टोपोग्राफिकल सर्वे करेंगे। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होगा, उसमें जितना भी कोई हिल्स है, माउंटेन है, वैली है, रिवर है, लेक है, वुड्स है या फिर नाला वगैरह गुजर रहे हैं, सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। या इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, जो हमने खुद बनाए हैं, जिनमें कैनाल है, रेलवे स्टेशन है, टाउन है, विलेजेस हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी डिटेल भी अगर हमने लेनी है तो उसके लिए भी टोपोग्राफिकल सर्वे करेंगे। ठीक है, एक है जी कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे कौन सा होता है, कैडेस्ट्रियल सर्वे यूं समझिए कि हम बाउंड्री वाल का तयन करने के लिए, ठीक है, बाउंड्री वॉल का तयन मतलब ये अगर हमारा हम किसी डेवलप सिटी की बात करते हैं तो ये हमारा सेक्टर 1 है, ये सेक्टर 2 है, ये सेक्टर 3 है। ठीक है, या सेक्टर ए बी सी है कुछ भी, तो सेक्टर 1 2 3 की ये जो बाउंड्री वाल है जो उसका अहाता है, उस बाउंड्री वाल को या इस पूरे एरिए को सेपरेट करने के लिए जो हमने बाउंड्रीज का तयन किया, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। ठीक है, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई हम कहीं टाउन प्लानिंग कर रहे हैं या हम कहीं, चले आसान लफ्जों में अगर कोई जमीन है, ठीक है, तो जमीन में लिखा होता है जी ये हसरा नंबर 4 है, ये हसरा नंबर 5 है, ये हसरा नंबर 6 है। ठीक है, जमीन के मौजे होते हैं, मौजे के बाद हसरे होते हैं, यानी कि जमीन को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो ये जो पटवारी की लैंग्वेज में ये जो हसरा होगा या जो हमने बाउंड्री लगाई है, इस बाउंड्री को हम कहेंगे जी कैडेस्ट्रियल सर्वे। अगर हम और आसान लफ्जों में बताएं तो हमने पूरे एक सूबे की हमने डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके अंदर जिले होते हैं। ठीक है, तो जिले फॉर एग्जांपल जिला एक लाहौर है, फिर साथ गुजरात है। ठीक है, तो ये जो लाहौर की बाउंड्री है या गुजरात की बाउंड्री है, ये भी लैंड एरिया जो है, ये बाउंड्री जो है ये इसको सेपरेट कर रही है, तो ये भी इसका कैडेस्ट्रियल सर्वे होगा। ठीक है, तो कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या है, इसकी डेफिनेशन को एक दफा रीड कर लेते हैं। दिस सर्वे इज प्रेफर्ड टू डिटरमाइन द additional detail such as boundary of field, houses and other property। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी की जो आप बाउंड्री लगाएंगे वो कैडेस्ट्रियल सर्वे होगा। ठीक है, आगे जी हम ये जी रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, अभी मैं जस्ट उनको डिस्कस करूंगा जो एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो रिकॉग्नाइजेंस सर्वे क्या होगा, डिटरमाइन द फिजिबिलिटी एंड द रफ कॉस्ट स्कीम। मतलब कि ऐसा सर्वे जो हम रफ कॉस्ट के लिए या फिजिबिलिटी के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई सर्वे करना है, कोई ज़मीन मैयर करनी है, तो उसमें जो है मतलब कदम लगा के हम चेक कर लेंगे कि जी अप्रोक्सीमेटली इतनी है। ठीक है, तो जो हमने कदम लगा के उसका सर्वे किया वो रिकॉग्नाइजेंस सर्वे होगा। ठीक है, अब चलते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन है जी the reconnaissance survey, question number 7, the reconnaissance survey is carried out to determine the artificial features of such as roads, railway
एंड कैनाल एंड बाउंड्रीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिकॉग्नाइजेंस सर्वे तो ऐसा होता है जो हम फिजिबिलिटी के लिए करते हैं, जो रफ सर्वे करते हैं उसको। लेकिन जबकि जिसमें हम आर्टिफिशियल डिटेल लेते हैं, तो आर्टिफिशियल फीचर्स की डिटेल हम किस में लेते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे में। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज है नंबर 8। अब नंबर 8 में क्या है, इसमें जी दिस सर्वे यूज्ड टू डिटरमाइन द एडिशनल डिटेल्स सच एज बाउंड्रीज। तो जिस 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 सर्वे में हम बाउंड्रीज को जो है वो सेपरेट करने के लिए प्रॉपर्टी को बाउंड्रीज लगाते हैं, ऐसे सर्वे को क्या बोलते हैं जी, कैडेस्ट्रियल सर्वे। तो ये कैडेस्ट्रियल सर्वे होगा। नेक्स्ट है जी दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, होल टू द पार्ट। सर्वे का असूल है जी होल टू द पार्ट। होल टू द पार्ट हम करते क्यों हैं, क्योंकि इसके करने से अगर कोई एरर या मिस्टेक वगैरह आ जाती है ना किसी एक हिस्से पे, तो वो सारे सर्वे पे इफेक्ट नहीं करती। इसलिए होल टू द पार्ट को अच्छा और इसको जो है सर्वे का असूल कंसिडर किया जाता है। तो इसकी डिटेल में अगर हम जाते हैं तो जी ये प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, प्रिंसिपल क्या है जी, होल टू द पार्ट। ठीक है, और होल टू द पार्ट द वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इज डन इन सर्वेइंग इन order to ensure that error and mistakes of the one portion do not affect the remaining portion। ठीक है, ये इसलिए हम करते हैं कि एक हिस्से का जो एरर है वो सब पे इम्पैक्ट उसका ना पड़े। ठीक है, तो जी क्वेश्चन क्या था जी हमको असूल क्या है जी, होल टू द पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी, द वर्किंग ऑफ होल टू द पार्ट इज डन इन सर्वेइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट। ये हम किस लिए करते हैं, एरर, ऑप्शन नंबर डी, एरर एंड मिस्टेक ऑफ द वन पोर्शन डू नॉट इफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी दी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कौन से होते हैं जी, आर एफ। ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये क्या होता है, स्केल होते हैं। जिस तरह हमने कोई फील्ड में कोई हमारे पास कोई एरिया है और उस एरिया को हमने या कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने ड्राइंग में अगर शिफ्ट करना है, तो उसके साइज को हम ड्राइंग में जब शिफ्ट करेंगे तो उसको कोई एक स्केल में कन्वर्ट करके करेंगे, और उस स्केल को बोलते हैं जी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द मैप एंड ड्राइंग ऑफ द मैप, ड्राइंग ऑफ द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यानी कि ड्राइंग और जो ग्राउंड है उसकी जो रेशियो होती है उसको हम आर एफ या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या, इसको यस कंसिडर होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर की अगर हम लाइन लगाते हैं ड्राइंग में, तो वो 10 मीटर फील्ड में जो है ना 10 मीटर के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास आर एफ की वैल्यू क्या होगी, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। यानी कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल बताया जा रहा है कि 10 मीटर के इक्वल बताया जा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब है जी 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि सॉरी 10 मीटर का मतलब है कि 10 मीटर। अब मीटर की जगह हम सेंटीमीटर लिखते हैं तो 10 × 10। ठीक है, बल्कि 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 100 के साथ हमने क्यों किया, क्योंकि 10 मीटर था और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो
1000 सेंटीमीटर बन गया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो ये क्या RF होगा जी, 1:1000, ये RF होगा। ठीक है, तो जी हमारे पास ऑप्शन सी 1/1000 करेक्ट होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/2500। अगर 1/2500 हो तो इसका क्या मतलब होगा, यानी कि हमारा स्केल क्या होगा। 1 इज इक्वल टू 2500। तो अगर ये पहला ऑप्शन देखें सेंटीमीटर में, या दूसरा भी सेंटीमीटर, तीसरा भी सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर के हम मीटर बनाते हैं, तो ऊपर वाले 20 निकाल दें तो हमारे पास 25 मीटर बन जाएंगे। कैसे बने हैं जी, 2500 को डिवाइड हमने किया 100 के साथ, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होंगे तो 1 मीटर बनेगा। तो ये 2500 सेंटीमीटर है, तो ये 25 मीटर बनेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इधर जी आप डिटेल में चेक कर सकते हैं जी, ये स्केल स्केल क्या है जी, द रेशो, ये है जी, द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप और ड्राइंग टू द corresponding distance on the ground is called representative fraction। इसको क्या बोलते हैं, RF। फॉर एग्जाम्पल, ये भी MCQs है। व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप रिप्रेजेंट 10 यानी कि 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज 1/1000। ये मैंने आपको बता दिया जी, ये कैसे आया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है जी ए प्लेन स्केल। अब प्लेन स्केल क्या होता है, जो डायगोनल स्केल क्या होता है, और कंपैरेटिव स्केल क्या होता है। अब प्लेन स्केल ऐसा स्केल होता है जो 2D डायमेंशन, ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशंस को शो करता है, या 2 डायमेंशंस में हमें साइज देता है। डायगोनल कौन सा होता है जी, डायगोनल स्केल ऐसा होता है जो 3 डायमेंशंस में देता है। अगर प्लेन सर्वे की स्केल की बात करें तो प्लेन स्केल रीड ओनली 2 डायमेंशंस। ठीक है, डायगोनल स्केल की बात करें तो रीड 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो इसमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से क्या मुराद है कि 2 डायमेंशन से मुराद क्या, आंसर हमें मीटर में देगा और डेसीमीटर में देगा। फॉर एग्जांपल जी 10 मीटर और 8 डेसीमीटर, या फिर इंचेस में बात करें तो वो कहेगा जी 10 फुट एंड 8 इंच। तो हमें इसने क्या बताया, दो डायमेंशन उसने बताई, एक उसने फुट वाली बताई, एक उसने इंचेस वाली बताई, या एक उसने मीटर वाली बताई, एक उसने डेसीमीटर वाली बताई। लेकिन अगर डायमेंशंस 3 डायमेंशंस हो, यानी कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीनों में बताए, ठीक है, फॉर एग्जांपल जी 4 मीटर है, फिर आगे 3 डेसीमीटर है, और जी 6 जो है वो सेंटीमीटर है। या फिर अगर आप फुट में बात करते हैं तो ये बता सकता है जी 2 फुट 6 इंच और 3 सूत्र। ठीक है, तो ये उसने क्या किया जी 2 फुट इतने इंचेस और इतने सूत्र, इसका मतलब इसने 3 डायमेंशंस में साइज बताया, यानी कि साइज को मोर प्रिसाइज करके बताया। तो अगर मोर प्रिसाइज करके 3 डायमेंशंस में साइज को लेंगे तो ये कौन सा स्केल होगा, डायगोनल स्केल। अगर हम 2 डायमेंशंस में लेंगे तो वो कौन सा होगा जी, प्लेन स्केल। अब बात करते हैं जी कंपैरेटिव स्केल की। तो कंपैरेटिव स्केल कौन सा होगा, कंपैरेटिव स्केल मतलब हमने फॉर एग्जांपल कोई रोड की पैमाइश की, तो रोड की पैमाइश की हमने स्केल पे जो है ना ड्रॉ किया ये पैमाइश, तो इस पैमाइश को हमने कहा जी ये 16 किलोमीटर है। ठीक है, 16 किलोमीटर भी हमने लिख दिया, और इसी स्केल के साथ हमने नीचे 10 माइल भी लिख दिया। तो हमें पता है ये 16
किलोमीटर भी है और 16 किलोमीटर पे 10 माइल भी होते हैं, यानी कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन हमने डायमेंशन को दो डिफरेंट वेज में लिख दिया। ठीक है, तो इस स्केल को हम बोलते हैं जी कंपैरेटिव स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 14 है प्लेन स्केल इज यूज टू रीड। प्लेन स्केल का मैंने क्या बताया जी? 2 डायमेंशन में रीड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी डायगोनल स्केल इज यूज टू रीड 3 डायमेंशन के लिए जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है जी द स्केल विच हैज द कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बट रीड इन डिफरेंट मेजर्स। मतलब कि कॉमन हमारा यूज होता है बट रीड इन डिफरेंट मेजर्स। मतलब डिफरेंट मेजर से मुराद कि अगर 16 किलोमीटर रोड है तो उसको 10 मील भी लिखेगा, यानी कि दो अलग अलग जो है वो डिफरेंट मेजर्स में रीड होगा। ठीक है, तो डिफरेंट मेजर्स में रीड होगा तो ये कौन सा स्केल होगा जी? ना तो ये प्लेन स्केल है, ना ही ये डायगोनल स्केल है, ये है जी कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि द स्केल इज यूज्ड फॉर measuring fractions part of the smaller division of the main scale is known as वर्नियर स्केल। तो जो स्मॉलर पार्ट होगा उसको हम वर्नियर स्केल ही करेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, डिटेल इसमें ये है जी, डिटेल में जाते हैं अगर तो ये जी एरो से आगे आप रीड कर सकते हैं जी दी वर्नियर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्रिक्शन पार्ट ऑफ द स्मॉलर डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, अच्छा जी अब ये एक दफा रीड कर ले हम। दी डायरेक्ट वर्नियर, एक डायरेक्ट वर्नियर होता है और दूसरा रेट्रोग्रेड वर्नियर है। ये दो वर्नियर है। डायरेक्ट वर्नियर क्या है कि डायरेक्ट अगर स्मॉलर डिवीजन, हम एक वर्नियर की स्मॉलर डिवीजन होती है और एक प्राइमरी स्केल होता है। ठीक है, स्मॉलर डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज शॉर्टर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल। अगर स्मॉलर की भी और प्राइमरी की भी दोनों की जो है वो क्या होगी? शॉर्टर होगी। ठीक है, तो वो होगा डायरेक्ट। अगर ये अपोजिट होगी, यानी कि दूसरा रेट्रोग्रेड वाली पढ़ते हैं अगर, तो रेट्रोग्रेड वर्नियर द स्मॉलर डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल। ठीक है, अगर लॉन्गर होगी तो ये रेट्रोग्रेड होगा। ठीक है, इस ये क्वेश्चन नंबर 18 देखे ना, डायरेक्ट वर्नियर दी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर। देखें ये स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर है तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज शॉर्टर देन, अगर शॉर्टर देन होगा तो क्या होगा? दी स्मॉलेस्ट वर्नियर ऑफ द प्राइमरी स्केल, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे? डायरेक्ट है ना। स्मॉलेस्ट डिवीजन शॉर्टर देन दी स्मॉलेस्ट डिवीजन, smallest division of the vernier shorter than the smallest division of the primary scale। ठीक है, तो अगर ये शॉर्टर होगा तो वो ये डायरेक्ट वर्नियर होगा। लेकिन अगर ये रेट्रोग्रेड वर्नियर, वो कह रहा है कि ये कौन सा रेट्रोग्रेड वर्नियर कौन सा होता है? ये ऐसा वर्नियर होता है जिसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल। ठीक है, तो ये रेट्रोग्रेड वर्नियर होगा। इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वर्नियर के रिलेटेड वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन तो फिर हमें सारे करने पड़ेंगे ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 20 है जी विद सिंपल वर्नियर रीडिंग कैन बी टेकन इन वन डायरेक्शन ओनली। कि हम जो वर्नियर से रीडिंग लेते हैं वो वन डायरेक्शन में लेते हैं, इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है जी द मेजरमेंट टेकन विद रॉन्ग स्केल कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द रिलेशन। कि हमने जो सर्वे किया, अगर वो गलत हमने रीडिंग ले ली तो उस रीडिंग गलत को हमने अगर करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला होगा? इनमें से तो कोई फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नन ऑफ अबव होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट फार्मूला है
ट्रू लेंथ इज इक्वल टू रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल मल्टीप्लाई बाय दी मेजर लेंथ। ठीक है, ये नीचे इसमें से आपको बता देते हैं जी, ये फार्मूला है जी। ट्रू लेंथ इज इक्वल टू लॉन्ग स्केल। रॉन्ग स्केल से क्या मुराद है कि अगर हमने ट्रू लेंथ फाइंड करनी है तो रॉन्ग स्केल से मुराद कि हमने जो लेंथ ली जो करेक्टेड नहीं है, इसको एल के ऊपर ऐसे एक निशान लगा देना है, डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल मतलब ये एग्जैक्ट लेंथ मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस हमने मेजर किया हुआ है वो वाला। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास करेक्शन आ जाएगी जी, ट्रू लेंथ आ जाएगी। इसके साथ ही हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी, ये लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है जी, दी रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। जैसे वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर हमारे पास है ना, तो वर्नियर के ऊपर दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और दूसरा कौन सा होता है जी, वर्नियर स्केल। ठीक है, अच्छा जी, स्मॉल रेशियो रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल टू द नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, मतलब कि मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी जो वो, और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ डिवीजंस होंगी, इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट। अब फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, तो इफ x इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, x को कंसिडर कर लेते हैं द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, एंड n वैल्यू आर, n क्या है जी, n वैल्यू आर द नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर। ठीक है, तो ये तो नंबर ऑफ द डिवीजन है, तो इस तरह लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय n, यानी कि x क्या था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजंस, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लीस्ट काउंट। अब क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं जी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है जी, लिखा हुआ है जी, इफ x इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ on the main scale and n is the number of the division of the vernier, then the least count of vernier। तो वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या होगा, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ जी, x ओवर n क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। नेक्स्ट है जी, एन एवरेज लेंथ ऑफ पेस। पेस की लेंथ क्या होती है, पेस क्या है, पेस है जी कदम। ठीक है, एक कदम। ठीक है, इंसान का कदम जो एक कदम से दूसरे कदम लगाता है, फिर आगे दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, तो जो एक कदम हमने लिया है ना, इसको बोलते हैं पेस। ठीक है, और ये उसका दूसरा कदम है, ये उस मतलब फिर पेस है। ठीक है, अब पेस जो है वो क्वेश्चन है कि इस एवरेज लेंथ ऑफ द पेस, पेस की लंबाई कितनी होती है। पेस से याद आया कि हम जब जमीन को नापते हैं ना अपना कदमों से, तो हम इसमें करम एक यूज करते हैं। करम क्या होता है, करम को हम उर्दू में बोलते हैं जी करू। हम करू सिस्टम में जो है वो जमीन को, जमीन की मेजरमेंट करते हैं। तो ये करू क्या होता है, करू होता है दो कदम, यानी कि कोई बंदा एक कदम, ये ऐसे ये दूसरा कदम। तो जब दो कदम हम जो है वो डिस्टेंस लेते हैं ना, तो दो कदम को बोलते हैं जी एक करू। ठीक है, और ये दो कदमों की लंबाई जो है ये स्टैंडर्ड होती है 5.5 फुट, यानी कि दो कदम हमारे 5.5 फुट के होने चाहिए। तो 5.5 फुट के होंगे तो उसको हम एक करम बोलेंगे। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरा हाल है 165 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, तो हमारे पास दो कदम कितने बने, 165 के। तो एक कदम कितना बना, वही 80-82 का। ठीक है, 80-82 का ना, 165 डिवाइडेड बाई 2 तो 82। तो हमारा एक जो कदम होगा वो होगा जी 80 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि एवरेज लेंथ ऑफ वन पेस या ए पेस, तो पेस की हमारी लंबाई कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर, और ये पीपीएससी के पास्ट पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है जी, मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बाय पेसिंग।
कि आपने कदम लगा के कोई मेजरमेंट की है तो ये कौन सा सर्वे होगा, यही रिकॉग्नाइजेंस सर्वे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है जी मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप क्या होता है कि हमने कोई मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टेप्स होती हैं, जिसमें मेटेलिक टेप है, स्टील टेप है, इनवार टेप है। तो क्वेश्चन है जी मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ निकल एंड स्टील। ठीक है, किस निकल और स्टील और निकल से मिलके क्या ये मेटालिक टेप बनती है। ऑप्शन है ए है ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि इनवार टेप जो है, इनवार टेप में निकल और स्टील होती है। निकल 64% होती है और स्टील 36% होती है, तो ये होती है इनवार टेप में। ठीक है, मेटालिक टेप में नहीं होती। इसकी डिटेल में अगर जाते हैं कि ये नंबर 1 पेस। पेस क्या है जी, पेस की लंबाई होती है 80 सेंटीमीटर और पेस आपका वो कदम है। पेस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जी पेसोमीटर। पेसोमीटर जो है ये क्या कहता है, मे बी यूज्ड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ पेसेस। ठीक है, आगे ये येलो हेडलाइन की तरफ चलते हैं। ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कौन से हैं जी, पेडोमीटर, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। ये कौन से हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होते हैं। ठीक है, यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली। अगर हमने अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए ये तीनों यूज होते हैं। अब इन तीनों में से ये जो ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर यूज होता है जो गाड़ियों या बाइक्स या इनके मीटर के अंदर जो इनका मीटर होता है, मीटर में जो वैल्यू आ रही होती है कि इतने किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो वो उसमें ऑडोमीटर लगा होता है। तो ये ग्रीन है जी, ऑडोमीटर कैन बी अटैच्ड with the wheel of the vehicle such as carriage, cart, bicycle, etc. ठीक है, in order to measure the distance traveled। ठीक है, अब आगे हम आ रहे थे जी टेप की तरफ, इनवार टेप की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये ब्लू में है जी, ब्लू शेड में। इनवार टेप क्या है, इनवार टेप इज alloy of steel 64% एंड निकल 36%। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से कौन सी टेप बनती है जी, इनवार टेप। लेकिन क्वेश्चन था मेटालिक टेप, तो वो आंसर होगा जी फॉल्स। ठीक है, अच्छा ये इनवार टेप होती क्या है, इनवार टेप होती है कि अगर हमने कोई भी डिस्टेंस लेना है तो उस डिस्टेंस को मोर एक्यूरेटली मेजर करने के लिए ये इनवार टेप यूज होती है। क्यों, क्योंकि इसमें स्टील और निकल की परसेंटेज की वजह से इसमें श्रिंकेज वगैरह ये सिकुड़ती भी नहीं है, फैलती भी नहीं है। ठीक है, तो इससे हम मोर प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, किस वजह से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें परसेंटेज की वजह से, मतलब निकल और स्टील की परसेंटेज की वजह से इसमें वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी फैलती सिकुड़ती नहीं है, इसका कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, तो इसलिए इनवार टेप को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन क्या था जी, ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 25 था जी मेटालिक टेप इज मेड फॉर एन अलॉय ऑफ द निकल एंड स्टील। आंसर है जी फॉल्स। 26 क्वेश्चन क्या है जी, एन इनवॉल्व टेप इज जनरली यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। बिल्कुल जी, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज इट पोजेसेस डैश कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन को कोएफिशिएंट इसका बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 27 नंबर। 27 क्वेश्चन है जी, द इंस्ट्रूमेंट अटैच विद द व्हील ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल के व्हील के ऊपर कौन सा अटैच होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ऑडोमीटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है जी, इट इज मोर कन्वीनियंट and gives better result while measuring horizontally distance by stepping method, कि आपने अगर स्टेप के साथ मेजरमेंट करनी है तो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा,
डाउन द हिल, अप द हिल, या फिर अपना इन प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट रहेगा डाउन द हिल। ठीक है, डाउन द हिल होगा तो ये इसको बेस्ट कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन है जी डी, ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज को ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 30 है जी, करेक्शन ऑफ द अप्लाइड of applied to such 30-meter chain for the line measured along the slope of theta। मतलब हमने करेक्शन को फाइंड करना है और करेक्शन भी स्लोप के ऊपर। तो अगर हमने स्लोप के ऊपर कोई करेक्शन फाइंड करती है तो उसका एक मेथड तो ये है ना। ठीक है, ये मतलब हमारा ये फार्मूला आएगा। ठीक है, एक तो फार्मूला ये है। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल में जाते हैं तो डिटेल में हमारे पास अगर करेक्शन ऑफ स्लोप है तो ये आपने याद रखना है, इसका एक फार्मूला है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, एक ये फार्मूला है, आगे जाके ये सारे फार्मूले यूज होंगे। और करेक्शन फाइंड करने का, करेक्शन फॉर स्लोप का एक फार्मूला है 2l साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी ये फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, और तीसरा फार्मूला है करेक्शन फाइंड करने का एल 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 ब्रैकेट स्टार्ट 1 - कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे आया है, ये आया है जी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, इसमें हमने कंसिडर किया ये प्लेन है और ये उसका स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप में हमने मेजरमेंट ले ली, स्लोप में हमारे पास मेजरमेंट आ गई एल। एल से मुराद है ये 30 फीट है, 30 मीटर है, कुछ भी है। फॉर एग्जांपल ये हमने मेजरमेंट ले ली और इस मेजरमेंट को हमने हॉरिजॉन्टली, ये मेजरमेंट कितनी होगी यानी कि इधर से लेके इधर तक कितनी होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इससे तो कम ही होगी, 30 से तो कम ही होगी। ठीक है, लेकिन ये कितनी होगी, तो हमें इतना पता है कि अगर हमारे पास ये एल वाली, एल की वैल्यू आए, एल की वैल्यू हमें पता हो और थीटा भी हमें पता हो यानी कि इसका एंगल हमें पता हो, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यू। बेस क्या है, बेस है जी एल कॉस थीटा। ठीक है, और तो ये एल कॉस थीटा आया कैसे, क्योंकि हमने अगर बेस फाइंड करनी है, बेस मतलब हमने इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा कैसे फाइंड करेंगे, तो ये है बेस, बेस को हमने करना है फाइंड। बेस इज इक्वल टू कॉस थीटा इस साइड पे है था, ये एच यानी कि हाइपोटेन्यू भी उस साइड पे चला गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है जी एल, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो बेस हमारी क्या हो जाएगी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एल कॉस थीटा इसके बेस की। ठीक है, अब जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एल कॉस थीटा और ऊपर वाली की वैल्यू हमारे पास आ गई एल। ठीक है, और इन दोनों में आप डिफरेंस अगर फाइंड करें तो डिफरेंस क्या होगा, टोटल एल में से हमने माइनस कर देना है एल कॉस थीटा। ठीक है, तो टोटल एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास करेक्शन ऑफ स्लोप होगी। ठीक है, तो एल को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 - एल कॉस थीटा, ये हमारे पास जी फार्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूला है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या था जी, क्वेश्चन था हमारा कि द करेक्शन, क्वेश्चन नंबर 30 ये है जी, क्वेश्चन 30 क्या है जी, द करेक्शन ऑफ द अप्लाइड फॉर 30 मीटर चेन, मतलब 30 मीटर चेन है फॉर द लाइन मेजर्ड अलोंग द स्लोप ऑफ थीटा, मतलब स्लोप हमारे पास कुछ भी है। तो स्लोप हमारे पास कुछ भी है तो ये हमारे पास हमने फार्मूला निकाल लिया। फार्मूला निकालने के बाद यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो एल की वैल्यू हम 30 लिखेंगे, 30 1 - कॉस थीटा उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर है ये 31 - कॉस थीटा।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 31। डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल फॉर व्हेन द एंड स्टेशन और। देखिए डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों जो है विजिबल हो, इंटर विजिबल हो, तो दोनों अगर इंटर विजिबल होंगे तब ही हम डायरेक्ट रेंजिंग कर पाएंगे। डायरेक्ट रेंजिंग कब करेंगे, जब मिच्योरली इंटरविजिबल होंगे दोनों पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 32। अब ये कह जी, एरर इज मेजर्ड लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन। कि अगर हमने चेन जो है, अगर हम चेन ये जो है ना, चेन का डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना है, या कोई डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वो 200 300 या 1000 फीट का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो अगर हमने चेन को पकड़ा ही सही नहीं हुआ, ठीक है, ये चेन में कहीं ना कहीं सैग रह गई है, ठीक है, या हमने चेन को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लिया है, टाइट पकड़ने की वजह से या लूज पकड़ने की वजह से उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ फर्क रह जाता है, ठीक है, तो इस फर्क की वजह से क्या होता है कि एरर आ जाता है, ठीक है, तो इस एरर को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 था, एरर इज मेजर्ड लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन। कि अगर आपने चेन को सही नहीं पकड़ा तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, उस एरर को बोलते हैं जी कंपनसेटिंग एरर। ये कंपनसेटिंग का क्या मतलब होता है, कंपनसेटिंग का मतलब होता है बैलेंस करना, कंपनसेट करना, ठीक है, रियायत देना, ठीक है, और कंपनसेट, ये इसको क्यों कंपनसेट बोलते हैं, क्योंकि इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन, ठीक, इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन यानी कि इनकरेक्ट का मतलब कभी कुछ हमने लूज रखी होती है, कभी बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं, तो मतलब कंपनसेट होता रहता है। लूज रखने की वजह से जो एरर आया था, ज्यादा टाइट करने की वजह से वो कहीं ना कहीं माइनस हो गया था, ठीक है, तो ये अमल चलता रहता है, और एरर कहीं ना कहीं खुद एडजस्ट होता रहता है, ठीक है, एंड पे आके अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क रह जाए तो वो एरर थोड़ा रह जाता है, ठीक है, तो इसको बोलता है कंपनसेट या कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, लेकिन ऐसा एरर जो आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ है, इसकी लेंथ है जी 100 फीट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड लेंथ है, लेकिन जो हमने मौके पे यूज की उसकी लेंथ थी 99 फीट, यानी कि 1 फीट वो छोटी होगी हुई है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, किसी वजह से भी छोटी हो गई है, ठीक है, या फिर आप इसको कंसिडर कर लेंगे इसकी लेंथ 101 फीट है, ये किसी वजह से वो बड़ी हो गई है, तो ये एरर जो है ना, अगर हमने 1000 फुट मेजरमेंट करनी है ना, तो अगर हम 99 फीट वाली से करेंगे ना मेजरमेंट, तो हमारा हमने 100 फुट मेजर करेंगे, ठीक है, मतलब ये हमारे ज़हन में तो ये है कि ये चेन 100 फुट की है, 100 फीट मेजर करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो 99 होगी, 1000 फीट मेजर करेंगे तो वो ये एरर आगे बढ़ता जाएगा, जितनी चेन करते जाएंगे एरर बढ़ता जाएगा, तो ऐसा एरर जो बढ़ता जाता है, यानी कि पिछला एरर भी जो है उसमें जमा होता जाता है, जैसे जैसे चेन हम जो है वो आगे करते गए, या टेप कह लें या फीता कह लें, जैसे फीते में अगर कोई फर्क है तो जैसे जैसे पैमाइश और लेते जाएंगे वो फीते का जो एरर था वो आगे जमा होता जाएगा, तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं जी कमुलेटिव एरर। कमुलेटिव का मतलब क्या होता है, कमुलेटिव का मतलब ये होता है कि पिछला जमा होते जाना, ठीक है, पिछला सारा जमा पूंजी जो भी है ना उसको साथ लेके आगे चलना, यानी कि मसलसल जो काम चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू रखना, तो इस कंटिन्यू रखने को वाले एरर को हम कमुलेटिव एरर बोलेंगे, ठीक है, तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, व्हेन द लेंथ ऑफ चेन यूज्ड इन measuring distance is shorter, ठीक है, मतलब कि व्हेन लेंथ ऑफ द चेन इज measured, कि जिस चेन से मेजर किया है उसका डिस्टेंस इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड चेन, कि मतलब जो स्टैंडर्ड चेन थी उस चेन से, वो चेन जिससे हम मेजर कर रहे हैं वो चेन है ही अगर छोटी है, मतलब लेंथ है ही छोटी है, तो क्या होगा जी, दी एरर इन द मेजर डिस्टेंस विल बी कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है, तो ये तो उससे खुद बता दिया।
लेकिन इसने बताया है जी कंपनसेटिंग एरर होगा, लेकिन जबकि ये कंपनसेटिंग एरर तो है नहीं। कंपनसेटिंग एरर तो वो होता है जो हमने इनकरेक्ट यानी कि होल्डिंग ऑफ चेन की वजह से थी, कि चेन को हमने अच्छे से नहीं पकड़ा तो वो कंपनसेट होता गया। जबकि ये कंपनसेटिंग एरर नहीं होगा, ये होगा कम्युलेटिव एरर। ठीक है, तो ये राइट तब होगा जब ये कम्युलेटिव एरर होगा। तो ऑप्शन बी यानी कि इनकरेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन है, व्हेन द लेंथ ऑफ द चेन यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर, यानी कि जो हमने चेन यूज की उस चेन का साइज जो है वो एक्चुअल साइज से अगर बड़ा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एरर इज मेजर्ड डिस्टेंस विल बी, जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एरर क्या होगा। तो ये पहले देखें जी, इसमें हमने पहले तो हमने ये करेक्शन ट्रू डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, फार्मूला है जी जो इनकरेक्ट लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड डिस्टेंस, ये तो हमारे पास हो गया करेक्शन का फार्मूला। अब ये जो ग्रीन है जी, व्हेन हाईलाइट, ग्रीन हाईलाइट, व्हेन द चेन यूज्ड इन व्हेन द चेन यूज्ड इज टू लॉन्ग, यानी कि जो हमने चेन यूज की है वो लॉन्ग है, यानी कि 100 मीटर की चेन है, ठीक है, 100 फुट की चेन है, लेकिन एक्चुअली में वो ज्यादा है, ठीक है, 101 फुट की है। मतलब हम 10 चेनें लगाएंगे तो हमारा डिस्टेंस 110 मीटर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जबकि हम उसको नोट क्या कर रहे हैं 1000, क्योंकि हमें तो नहीं पता उसका एरर है। एरर तो हमने बाद में जाके चेक किया ना, हमें पता चला कि एरर आ गया, तो फिर हमने उसको करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हमारी जो है वो चेन बड़ी होगी, अगर क्या है जी, अगर चेन बड़ी होगी, ठीक है, ऐसे ही चेन अगर साइज बड़ा होगा तो एरर क्या होगा, एरर नेगेटिव होगा। ठीक है, एरर से मुराद कि अगर चेन बड़ी है तो 110 मीटर का जो है वो डिफरेंस आ गया। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत आपको गाइड कर चुका हूँ। ये देखिए, अगर तो हमारे पास एक्चुअली में, सॉरी बल्कि पहले मैंने ठीक ही बताया आपको कि अगर आपका जो है वो जो चेन है वो बड़ी है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, व्हेन दी चेन यूज्ड इज टू लॉन्ग, अगर हमारी चेन जो है वो बहुत बड़ी है, यानी कि 100 की जगह 101 फुट की चेन है, देन दी मेजर डिस्टेंस इज टू शॉर्ट, डिस्टेंस जो हमारे पास मेजर होगा वो शॉर्ट होगा, यानी कि मेजर हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया एक, यानी कि 1010 फीट का आ गया, ठीक है, जबकि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस मैयर डिस्टेंस टू शॉर्ट, हमने डिस्टेंस जो मैयर किया वो हमारे पास तो 1000 फीट ही है ना, तो डिस्टेंस हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेस देन दी लेस देन इट्स ट्रू डिस्टेंस, तो ट्रू डिस्टेंस क्या था हमारे पास 101 1010 फीट, जबकि आया हमारे पास क्या 1000 फीट, तो उससे कम हो गया, तो क्या है जी, एरर इज नेगेटिव, तो हमारा एरर जो है वो नेगेटिव होगा और करेक्शन पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये जो मैंने आपको ये नीचे जो रेड हाईलाइटेड है ना, ये आपने याद रखना है, चेन अगर पॉजिटिव हो तो एरर नेगेटिव होता है। जस्ट आप ये भूल जाइए लंबे चौड़े खाते में, आपको पता होना चाहिए चेन अगर बढ़ रही है तो एरर नेगेटिव है, इतनी करेक्शन, और एरर नेगेटिव होगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगी हमेशा। ठीक है, हमेशा अगर चेन बढ़ रही है तो एरर नेगेटिव होगा, चेन कम है, चेन की बात हो रही है, लंबाई की बात नहीं हो रही। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि हमने डिस्टेंस इतना मेजर किया तो वो कम है, ठीक है, तो लंबाई की बात नहीं हो रही, हमने सिर्फ चेन को देखना है कि चेन छोटी थी कि बड़ी थी, चेन बड़ी होगी तो एरर नेगेटिव होगा। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ ही, क्वेश्चन हमारा क्या था जी, 34 नंबर क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ चेन यूज्ड इन द मेजरिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर, मतलब चेन बड़ी है, चेन बड़ी है तो एरर
नेगेटिव होगा। जस्ट ये वाली आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, चेन बड़ी है तो एरर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए चेन इज यूज्ड एट ए टेम्परेचर डैश, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, यही हमने बताना है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड, द एरर इज मेजर्ड, लेंथ इज पॉजिटिव। अभी सिर्फ उसने एरर बताया, एरर पॉजिटिव है, तो एरर पॉजिटिव कब होगा बताएं जी? ये तब पॉजिटिव होगा जब चेन छोटी होगी। वेरी गुड, जब चेन छोटी होगी तभी एरर पॉजिटिव होगा ना। अब बताएं कि चेन छोटी कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चेन छोटी होगी? नहीं, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सपैंड होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा की वजह से टेम्परेचर बड़ी बड़ी होगी। अब टेम्परेचर जब कम होगा तो चेन छोटी होगी, तो लिहाजा बात टेम्परेचर की जा रही थी, तो टेम्परेचर कम होगा तो ही चेन हमारे पास छोटी होगी। तो इतना ही याद रखना है जी, अगर चेन छोटी है तो एरर पॉजिटिव है, अगर चेन बड़ी है तो एरर नेगेटिव है। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।